अपन पढ़ रहे हैं देखो संख्यात्मक समाकलन। संख्यात्मक समाकलन देखो नाम से स्पष्ट है, सुनेंगे ध्यान से। इधर देखो संख्यात्मक समाकलन का मतलब क्या, देखो यानी संख्याओं की सहायता से समाकलन करना। देखो संख्यात्मक समाकलन का मतलब क्या, देखो संख्याओं की सहायता से अगर अपन कोई समाकलन कर रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं संख्यात्मक समाकलन कहते हैं। देखो कई बार अपन देखते हैं, देखो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे मान लो e की पावर sin x है, e की पावर sin x का अगर अपने को 0 से π/2 तक समाकलन करना है, देखो तो इसका समाकलन अपन नहीं कर सकते। देखो 0 से π/2 तक e की पावर sin x का समाकलन करना है तो वैसे इसका समाकलन संभव नहीं है, लेकिन संख्यात्मक मानों की सहायता से इसका समाकलन आसानी से किया जा सकता है। देखो फिर 0 से π/2 तक अगर e की पावर sin x का समाकलन करना है तो कर सकते हो क्या, देखो देखिए वैसे संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन संख्यात्मक समाकलन आसानी से किया जा सकता है। देखो ऐसे अगर अपन देखें, मान लो कोई भी दे रखा है, मान लो 0 से 2 तक e की पावर -x² का समाकलन करना है या e की पावर √x का समाकलन करना है। देखो वैसे अगर आप देखोगे तो ये समाकलन संभव नहीं है, लेकिन इसका संख्यात्मक समाकलन अपन आसानी से कर सकते हैं। देखो संख्यात्मक समाकलन का मतलब क्या है, यानी संख्याओं की सहायता से समाकलन करना, यानी फलन दिया हुआ नहीं होगा, यानी फंक्शन दिया हुआ नहीं होगा, संख्याओं की सहायता से अपन समाकलन करेंगे। देखो मान लो अपने को जैसे कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसके मान दे रखे हैं, तो एक ऐसा फलन है जिसका x बराबर 0 पे तो मान 0 है। देखो 1 पे मान लो 3 है, 2 पे मान अपने को दे रखा है 5, 3 पे मान दे रखा है 10 दे रखा है। देखो अब इस फलन का अपने को समाकलन करना है 0 से 3 तक, 0 से 3 तक इस फलन का समाकलन करना है। देखो 0 से 3 तक, 0 से 3 तक इस फलन का समाकलन करना है। देखो तो 0 से 3 तक इस फलन का समाकलन कैसे कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। देखो एक बार मैं शुरू से दोबारा बता रहा हूं, देखो सुनना ध्यान से। इधर बैठते तो हो नहीं यार आप तो, बैठ गए कि सारे अभी। देखो यहां पर बात कर रहे हैं, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे एक बार। देखो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे, देखो केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र और इनके बारे में बात कर रहे थे। अभी पढ़ रहे हैं अपन संख्यात्मक समाकलन। संख्यात्मक समाकलन अपन पढ़ रहे हैं, देखो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। देखो संख्यात्मक समाकलन का मतलब क्या है, देखो नाम से स्पष्ट है, यानी संख्याओं की सहायता से समाकलन करना। अगर फलन नहीं भी दिया हुआ है तो भी उसका अपन समाकलन कर सकते हैं, यानी फलन ने देखिए फलन के मान दिए हुए होंगे। देखो फलन ने देखिए फलन के मान दिए हुए, उन मानों की सहायता से समाकलन करना है, वो क्या कहलाता है, संख्यात्मक समाकलन कहलाता है। देखो मान लो अपने को ये मान दे रखे हैं, किसी फलन के ये मान दे रखे हैं। देखो x बराबर 0 पे फलन का मान दे रखा है, मान लो 5 दे रखा है, 3 पे मान 10 दे रखा है, 4 पे मान दे रखा है। देखो या ये मान लेते हैं, जैसे 1 पे मान अपने को दे रखा है, मान लो 7 दे रखा है, 2 पे मान दे रखा है अपने को 8 दे रखा है। देखो 3 पे मान दे रखा है 10 दे रखा है। देखो अब इस फलन का 0 से 3 तक अपने को समाकलन करना है। देखो 0 से 3 तक इस फलन का समाकलन करना है। देखो तो इस मानों की सहायता से अपन जो समाकलन करते हैं वो क्या कहलाता है, संख्यात्मक समाकलन कहलाता है। देखो यानी x के ये जो मान दिए गए इनकी सहायता से अपन ये समाकलन करेंगे। देखो यहाँ पे अपने को फलन नहीं दिया हुआ है, फलन नहीं दिया हुआ है, इन मानों की सहायता से अपन समाकलन करेंगे। देखो उसको अपन कहेंगे संख्यात्मक समाकलन। देखो यानी फलन ने देखिए फलन के मान दिए हुए होंगे, उन मानों की सहायता से समाकलन करना है, वो क्या कहलाता है, संख्यात्मक समाकलन कहलाता है। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनका समाकलन अपन नहीं कर पाते हैं। देखो मान लो 0 से π/2 तक देखो e की पावर sin x का समाकलन संभव नहीं है, लेकिन संख्यात्मक समाकलन अपन आसानी से कर सकते हैं। देखो संख्यात्मक समाकलन है वो आसानी से किया जा सकता है। देखो अब संख्यात्मक समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो देखो मान लो अपने को 0 से 6 तक समाकलन करना है। देखो एक बार समझ लेना, फिर मैं लिखवा रहा हूँ। देखो 0 से 6 तक अपने को x² का समाकलन करना है, तो वैसे तो अपन कर ही सकते हैं। देखो संख्यात्मक समाकलन अपने को करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 0 से 6 तक का जो अंतराल है उसको अलग अलग भागों में बांटेंगे। देखो अब भागों में बांटने के नियम है, देखो अगर अपन मान लो ट्रेपीजोइडल नियम लगा रहे हैं तो जो n का मान लेंगे, भागों की संख्या लेंगे, उसके लिए अलग नियम है। अगर सिम्पसन 1/3 नियम अपन लगा रहे हैं तो उसके लिए n का मान लेने का अलग नियम है। देखो ऐसे सिम्पसन 3/8 नियम लगा रहे हैं तो उसके लिए n का मान अलग नियम होता है। देखो तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो h का मान ये होता है, h बराबर होता है b - a/n होता है। इससे सबसे पहले h का मान निकालते हैं। h का मान निकालने के लिए n की मान की जरूरत पड़ती है। देखो n का मतलब है भागों की संख्या। देखो यानी 0 से 6 तक का जो अंतराल है उसको कितने भागों में बांटना है वो सूत्र पे डिपेंड करता है, जो सूत्र अपन लगा रहे हैं।
अगर सिम्पसन 1/3 नियम लगा रहे हैं तो जैसे वहां अपन देखेंगे, देखो अगर ट्रेपीजोइडल नियम लगा रहे हैं तो एन का जो मान है वो 1 का गुणित होना चाहिए, एन का मान 1 के गुणा में होना चाहिए, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। अगर सिम्पसन 1/3 नियम लगा रहे हैं तो एन का मान है वो 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। देखो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एन का मान लेके इसके भाग बनाएंगे, देखो अलग अलग भाग बना के फिर इनके मान निकालेंगे। देखो उन मानों की सहायता से अपन समाकलन करेंगे। देखो मान लो यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो ये जो मान है इसको तो अपन कहेंगे देखो ए का मान, ये जो मान है इसको अपन कहेंगे बी का मान। देखो सबसे पहले एच का मान निकाल लेते हैं, एच का मान निकालने के बाद में एक टेबल बनेगी, फिर उनकी सहायता से अपन समाकलन करेंगे। देखो तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो संख्यात्मक समाकलन का मतलब क्या है, फलन अगर नहीं दिया हुआ है, फलन ने देखिए फलन के मान दिए गए तो उन मानों की सहायता से अपन जो समाकलन करते हैं उसको अपन कहते हैं संख्यात्मक समाकलन। देखो तो एक परिभाषा लिख लेना यहाँ, देखो संख्यात्मक समाकलन की, संख्यात्मक समाकलन। देखो फलन एफ की, फलन एफ के संख्यात्मक मानों की सहायता से, फलन एफ के संख्यात्मक मानों से, फलन एफ के संख्यात्मक मानों से समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स ज्ञात करना। संख्यात्मक समाकलन कहलाता है, संख्यात्मक समाकलन कहलाता है। यानी फलन एफ एक्स के संख्यात्मक मानों की सहायता से अपन इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करेंगे, उसको अपन कहते हैं संख्यात्मक समाकलन। देखो फलन नहीं देखे हुए, फलन के मान दिए हुए होंगे, देखो उन मानों की सहायता से अपन जो इंटीग्रेशन करते हैं उसको अपन कहते हैं संख्यात्मक समाकलन कहते हैं। देखो अगर ये प्रक्रिया अपन एक चर वाले फलन के लिए अगर अपना रहे हैं तो ये जो संख्यात्मक समाकलन है इसको क्षेत्रकलन भी कहा जाता है। देखो अगर यहाँ पे अपन एक चर वाला फलन ही अगर ले रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है इसको क्षेत्रकलन भी कहा जाता है। देखो तो एक नोट लगा के लिख लेना, किताबों में लिखा हुआ कहीं में ये बात, यदि ये प्रक्रिया एक तरीके से उसका क्षेत्र आ जाता है, देखो जो डायग्राम बनाते हैं उससे अपन, यदि ये प्रक्रिया एक चर वाले फलन के लिए, एक चर वाले फलनों के लिए हो तो इसे क्षेत्रकलन भी कहते हैं। देखो इसे क्षेत्रकलन भी कहते हैं, क्वाड्रेचर भी कहते हैं। देखो यानी एक चर वाले फलन का समाकलन अगर अपन निकाल रहे हैं तो उसको क्षेत्रकलन भी कहते हैं, उस समाकलन को अपन क्षेत्रकलन भी कहते हैं। क्योंकि वहां पे जो डायग्राम बनेगा उसका क्षेत्रफल भी उसी तरीके से निकाला जा सकता है। देखो तो ये जो संख्यात्मक समाकलन है इनको क्षेत्रकलन भी कहा जाता है। देखो अब यहां देखो दो प्रकार के सूत्र अपन देखेंगे, देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो दो प्रकार के सूत्र अपन देखेंगे। एक तो x के मानों में समान अंतर दिया हुआ हो, जैसे x बराबर 0 पे फलन का मान पता है, 1 पे पता है, 2 पे पता है, 3 पे पता है। देखो यानी x के समान अंतर वाले मानों पे अगर अपने को मान पता है तो उसकी सहायता से अपन समाकलन कर सकते हैं। देखो वो तो कहलाएगा समदूरस्थ कोटियों द्वारा समाकलन। देखो एक x के मानों में अगर असमान अंतर हो तब की अपन बात करेंगे। देखो x का मान मान लो 0 पे पता है, फिर 3 पे पता है, फिर अपने को मान लो जैसे 4 पे पता है, फिर 8 पे पता है। देखो ये तो कहलाती है समदूरस्थ कोटि कहलाती है। देखो यानी x के मानों में अगर समान अंतर है, x के मानों में समान अंतर है तब तो अपन 4 सूत्र यहाँ काम में ले सकते हैं। देखो एक तो होता है ट्रेपीजोइडल नियम होता है, एक सिम्पसन 1/3 नियम होता है, एक सिम्पसन 3/8 नियम होता है, एक वेडले का नियम होता है। देखो यानी x के मानों में समान अंतर है तब तो अपन वो सूत्र काम में लेंगे। अगर x के मानों में असमान अंतर है तब उसके लिए अपन सूत्र काम में लेते हैं, गोस क्षेत्रकलन सूत्र काम में लेते हैं। गोस एक बिंदु सूत्र होता है, गोस द्विबिंदु सूत्र होता है, गोस त्रिबिंदु सूत्र होता है। देखो तो x के समान मानों की बात करेंगे, असमान बातों की बात करेंगे। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं समदूरस्थ कोटियों के लिए। देखो समदूरस्थ कोटियों के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र। देखो समदूरस्थ कोटियों के लिए समदूरस्थ कोटियों के लिए क्षेत्रकलन सूत्र।
यानी x के मानों में जब समान अंतर दिया हुआ हो, देखो यानी x के मानों में समान अंतर हो, देखो x के मानों में समान अंतर हो, देखो देखो एक होता है सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र होता है, फिर इस सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र से ये चार सूत्र का निगमन किया जाता है। देखो पहले वो सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र होता है, फिर इससे वो अपन चार सूत्र बनाते हैं। देखो तो वो चार सूत्र कैसे बनेंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो ट्रेपीजोइडल नियम की। पहला सूत्र होता है देखो ट्रेपीजोइडल नियम, ट्रेपीजोइडल नियम या इसको समलंबीय नियम भी कहते हैं। देखो समलंबीय नियम भी इसको कहते हैं। एक तो सूत्र याद कर लेना। देखो ये कई बार सूत्र भी पूछे गए। देखो सूत्र ये होता है a से b y dx, सूत्र होता है a से b y dx बराबर होता है h1y2 y0 प्लस yn। ये y0 प्लस yn और ये सारे मान अभी अपन देखेंगे आगे। देखो प्लस होता है y1 प्लस y2 प्लस चलता जाएगा देखो yn माइनस 1, ये सूत्र होता है। देखो समलंबीय नियम या ट्रेपीजोइडल नियम है उसका ये सूत्र होता है। देखो वैसे अगर अपन देखें तो इस बात का मतलब ये हो गया देखो h, ये तो h हो गया। देखो प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य, देखो y0 प्लस yn की बात कर रहे हैं। देखो तो प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य, देखो प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य, ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। देखो प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य प्लस मध्यवर्ती कोटियों का योग, ये तो देखो प्रथम कोटि है, ये अंतिम कोटि अभी देखेंगे अपन, उनका तो अपन माध्य निकालेंगे। देखो प्लस बीच वाली कोटियों का योग करके लिखेंगे। देखो मध्यवर्ती कोटियों का योग लिखेंगे। देखो मध्यवर्ती कोटियों का योग लिखेंगे। देखो h का मान निकालने का सूत्र ये होता है। देखो जहां h बराबर होता है b माइनस ए अपॉन एन होता है। देखो h बराबर होता है b माइनस ए अपॉन एन होता है। देखो तो यहां सूत्र आपको याद करने की जरूरत है। देखो सूत्र ये कई बार पूछा भी गया सेकंड ग्रेड में एक बार, ट्रेपीजोइडल नियम है उसका ये सूत्र होता है। देखो a से b y dx है वो बराबर होता है h1y2 y0 प्लस yn। इनका प्रूफ करेंगे तो डेरिवेशन काफी लंबे हो जाएंगे, इनकी कोई जरूरत नहीं है, सूत्र अपने को याद करने पड़ेंगे। देखो a से b y dx है वो बराबर हो जाएगा h1y2 y0 प्लस yn प्लस मध्यवर्ती कोटियों का योग। देखो अब इसका निगमन कैसे करते हैं वो थोड़ा अपन देख लेते हैं। देखो कुछ नियम है वो लिख लेना। देखो नोट लगा के लिख लो। देखो कुछ बातें, इस सूत्र को सामान्य, इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए, देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में पहले एक सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र होता है, उससे ये सारे सूत्र निकाले जाते हैं। देखो तो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र से, सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में n बराबर 1 रखते हैं। देखो n बराबर 1 रखते हैं। देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में n बराबर 1 रखते हैं। देखो अब सारे इधर सुनेंगे। देखो थोड़ा सा जो सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र होता है वो इस टाइप से होता है। देखो मान लो यहाँ जैसे 1y2 आ गया, फिर यहाँ y0 आता है, फिर डेल y0 आता है, फिर डेल स्क्वायर y0 आता है, इस टाइप से वो सूत्र होता है। देखो तो जब अपन इस सूत्र का निगमन करते हैं तो उसके अंदर देखो प्रथम जो अग्रांतर है उससे आगे वाले सारे अग्रांतरों को 0 मान लेते हैं। देखो जब इस सूत्र का निगमन अपन करते हैं तो प्रथम से आगे वाले जितने भी अग्रांतर हैं उनको 0 मान लेते हैं। देखो और प्रथम से आगे वाले अग्रांतर को शून्य मानने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो अपन बहुपद मानते हैं वो अपन क्या मानते हैं, प्रथम घात का बहुपद मानते हैं। अपन ये बात जानते हैं कि यदि कोई प्रथम घात का बहुपद होता है तो उसका जो पहला अग्रांतर है वो तो क्या आएगा, अचर आएगा, और द्वितीय अग्रांतर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो तो ये जो सूत्र होता है इसके अंदर जो बहुपद होता है या जो फलन होता है उसको क्या माना जाता है, प्रथम घात का बहुपद माना जाता है।
यानी सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र से जब इस सूत्र का निगमन करते हैं तो अपन ये सारे जीरो मान लेते हैं। देखो आगे वाले जितने भी अग्रांतर है उन सबको जीरो मान लेंगे। देखो और आगे वाले सारे अग्रांतर को जीरो मानने का मतलब यानी द्वितीय और तृतीय अग्रांतर को अपन जीरो मान रहे हैं। देखो और द्वितीय और तृतीय अग्रांतर जीरो किसके आते हैं? देखो एक घात के फलन के। अगर कोई एक घात का फलन है तो उसका पहला अग्रांतर है वो तो अचर आएगा और द्वितीय अग्रांतर है वो क्या आएगा? जीरो आएगा। देखो तो अपन ये कई बार ये पूछा जाता है कि इस सूत्र में फलन को क्या माना जाता है, तो इस सूत्र के अंदर फलन को अपन एक घात का बहुपद मानते हैं। एक घात के बहुपद का मतलब यानी सरल रेखा के रूप में मानते हैं। देखो जैसे ये सूत्र है इसके अंदर अपन फलन को मानेंगे सरल रेखा मानेंगे। देखो आगे वाला जैसे सिम्पसन का 1/3 नियम है उसमें फलन को मानते हैं दो घात का बहुपद मानते हैं। दो घात की बहुपद का मतलब परवलय की फॉर्म में मानते हैं। तो कई बार ये बात पूछी जाती है। देखो तो यहां थोड़ा सा ये बात लिख लेना। देखो इसमें फलन को एक घात का बहुपद, एक घात का बहुपद अर्थात सरल रेखा के रूप में माना जाता है। एक घात का बहुपद अर्थात सरल रेखा के रूप में माना जाता है। सरल रेखा y बराबर a प्लस बी एक्स के रूप में माना जाता है, के रूप में माना जाता है। ये बात पूछी जाती है। नहीं इस तरीके से यानी ट्रेपीजोइडल नियम है उसके अंदर अपन क्या मानेंगे? जो फलन है उसको सरल रेखा के रूप में मानते हैं, एक घात के बहुपद के रूप में मानते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखो जो फलन है उसको एक घात का बहुपद यानी सरल रेखा माना जाता है, तो इसलिए इसको अपन कहते हैं रेखिक सूत्र भी कहा जाता है। देखिए इसे रेखिक सूत्र भी कहा जाता है। देखिए इसे रेखिक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो अपने को वो सूत्र याद करना है। देखो ट्रेपीजोइडल का नियम है उसका सूत्र हो जाएगा a से b y dx बराबर हो जाएगा h 1/2 y0 प्लस yn प्लस मध्यवर्ती कोटियों का योग। देखो ये जो सूत्र है वो सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र से प्राप्त करने के लिए उसमें n बराबर 1 रखते हैं। देखो वो सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र होता है उससे इनका निगमन किया जाता है। इसीलिए जो n का मान लेंगे वो इसमें 1 का गुणित लेते हैं अपन। आगे अपन देखेंगे ये जो भागों की संख्या होती है n का मतलब है या भागों की संख्या। देखो यानी 0 से मान लो 6 तक अपने को समाकलन करना है तो उसके कितने भाग करने चाहिए, अपने को कितने भाग करने चाहिए वो इस नियम से देखेंगे अपन। देखो ये जो सूत्र है इसमें n का मान अपन 1 लेते हैं तो जो भागों की संख्या होती है वो 1 के मल्टीपल की फॉर्म में होनी चाहिए। 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। देखो इसमें जो फलन है उसको अपन एक घात का बहुपद मानते हैं। देखो क्योंकि इसके अंदर अपन द्वितीय और आगे वाले जितने भी अग्रांतर हैं उनको जीरो मान लेते हैं और द्वितीय अग्रांतर जीरो किसके लिए माना जाता है? एक घात के बहुपद के लिए माना जाता है। देखो तो इसलिए इसमें फलन को एक घात का बहुपद यानी सरल रेखा के रूप में मानते हैं। देखो इसलिए इस सूत्र को अपन रेखिक सूत्र भी कहते हैं। देखो उसके बाद में देखो सिम्पसन का 1/3 नियम। डेरिवेशन बहुत लंबे होंगे और कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। देखो उसके बाद में देखो सिम्पसन 1/3 नियम, ये सूत्र याद करने। देखो सिम्पसन 1/3 नियम, सिम्पसन 1/3 नियम, सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 नियम। देखो सूत्र ये होता है, देखो a से b y dx बराबर होता है hy3 y0 प्लस yn प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस yn माइनस 1। सूत्र जरूर याद कर लेना। देखो ये 2 यहाँ पे होता है y2 प्लस y4 प्लस होता है yn माइनस 2 होता है। ये सूत्र होता है जहाँ h का मान बराबर होता है b माइनस a अपॉन n के बराबर होता है। ये देखो जहाँ h बराबर होता है b माइनस a अपॉन n होता है। जहाँ h बराबर होता है b माइनस a अपॉन n होता है। इस सूत्र को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो hy3
y0 प्लस yn का मतलब हो गया प्रथम प्लस अंतिम कोटि। देखो प्रथम प्लस अंतिम कोटि प्लस आ जाएगा देखो 4। ये कौन सी कोटि होगी? देखो y1 y3 yn-1, इसको अपन कह सकते हैं विषम कोटि, विषम कोटियों का योग। प्लस आएगा कितना? देखो 2 इंटू सम कोटियों का योग, सम कोटियों का योग। ये आएगा, ये सिम्पसन 1/3 नियम होता है। देखो थोड़ा सा जल्दी लिख लेना। देखें आप लोग, इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में n बराबर 2 रखते हैं। देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में n बराबर 2 रखते हैं। देखो ये बात जरूर थोड़ी याद कर लेना। देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए, देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में, सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में n बराबर 2 रखते हैं। n बराबर 2 रखते हैं। देखो इसके अंदर अपन क्या करते हैं? देखो 2 घात से आगे वाले जितने भी अंतर है ना उनको 0 मान लेते हैं। जब सूत्र को प्रूव करते हैं तो 2 घात से वाले आगे वाले जितने भी अग्रांतर है उनको 0 मान लेते हैं, और 2 से आगे वाले अंतर का 0 का मतलब तीसरा अग्रांतर 0 मान रहे हैं, और तीसरा अग्रांतर 0 किसका होता है? 2 घात के बहुपद का होता है। देखो तो ये बात अपन इसके अंदर लिख देंगे। देखो इस सूत्र में, इस सूत्र में फलन को, इस सूत्र में फलन को द्वितीय घात का बहुपद माना जाता है। फलन को द्वितीय घात का बहुपद, द्वितीय घात का बहुपद अर्थात y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में माना जाता है, के रूप में माना जाता है। इस सूत्र में फलन को द्वितीय घात का बहुपद यानी इसके रूप में मानते थे। y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में माना जाता था। द्वितीय अग्रांतर से आगे वाले जितने भी अग्रांतर है उनको 0 ले लेते हैं। अब वैसे अगर अपन देखें तो ये किसका सूत्र है? y बराबर ax² प्लस bx प्लस c किसका समीकरण है? परवलय का समीकरण है। देखो तो ये जो सूत्र है इस सूत्र को परवलयिक सूत्र भी कहा जाता है। एक बार सेकंड ग्रेड में ये बात पूछी जा चुकी है। देखो इस सूत्र को परवलयिक सूत्र भी कहा जाता है। इस सूत्र को परवलयिक सूत्र भी कहा जाता है। परवलयिक सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि जो बहुपद मानते हैं वो 2 घात का बहुपद मानते हैं, परवलय के रूप में मानते हैं। ये बात पूछी गई है सेकंड ग्रेड 2013 में। ये छोटी छोटी बातें इस तरीके से पूछी जाएंगी, कोई बड़े क्वेश्चन थोड़ी आएंगे इनके अंदर। एनए में से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो भी। तो इस सूत्र को परवलयिक सूत्र भी कहा जाता है। तो निम्न में से कौन सा सूत्र परवलयिक सूत्र है? इस तरीके से पूछा गया था। देखिए तो सिम्पसन का 1/3 नियम है, उसको परवलयिक सूत्र भी कहा जाता है। उसके बाद में देखो सिम्पसन का 3/8 नियम, नियम सूत्र ये होता है। देखो a से b y dx बराबर होता है 3hy8 y0 प्लस yn प्लस 3y1 प्लस y2।
yn माइनस 2 लिख लेना, प्लस होता है 2y3, y3 प्लस y6 प्लस होता है yn माइनस 3 होता है, ये होता है ये y4 प्लस y5 है, y1 प्लस y2 फिर y4 प्लस y5 है, y3 को छोड़ देंगे यहाँ पे y6 को छोड़ देंगे, देखो y3 y6 यहाँ पे आएंगे, देखो y3 और y6 यहाँ पे आएंगे, देखो ये yn माइनस 1 ही आएगा, yn माइनस 1 आएगा, yn माइनस 1 आएगा, फॉर्मूला हो जाएगा देखो a से b y dx बराबर हो जाएगा 3hy8 y0 प्लस yn प्लस 3 y1 प्लस y2 y4 प्लस y5, लास्ट में होता है yn माइनस 1 ही हो गई, yn माइनस 1 प्लस आता है 2y3 प्लस y6 प्लस yn माइनस 3 आएगा, देखो जहां h का मान बराबर होता है b माइनस a अपॉन n होता है, देखो जहां h बराबर होता है b माइनस a अपॉन n होता है, h बराबर होता है b माइनस a अपॉन n होता है, तो सबसे पहली बात तो ये सूत्र अच्छी तरह याद करना, देखो a से b y dx है वो बराबर हो जाएगा 3hy8 y0 प्लस yn प्लस 3y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 yn माइनस 1 तक होता है, जैसे n का मान अगर अपन 6 ले रहे हैं तो y5 तक लेंगे, देखो n का मान अगर अपन 3 ले रहे हैं तो यहाँ तक की स्टेप काम में आएंगे, देखो प्लस 2y3 प्लस y6 yn माइनस 3 होता है, देखो n बराबर अगर 6 ले रहे हैं तो यहाँ तक की स्टेप काम में आएंगे, n बराबर 9 तक ले रहे हैं तो यहाँ तक की स्टेप काम आएंगे, देखो h बराबर होता है b माइनस a अपॉन n होता है, देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए देखो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र है उसमें n बराबर 3 रखते हैं, देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए, देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए, देखो प्राप्त करने के लिए सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में, सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में n बराबर 3 रखते हैं, जो बहुपद होता है उसको अपन 3 घात का बहुपद मानते हैं, देखो इस सूत्र में बहुपद को या इस सूत्र में फलन को 3 घात का बहुपद, 3 घात का बहुपद अर्थात y बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में माना जाता है, के रूप में माना जाता है। ये तो ये 3 सूत्र अपन जनरली यूज करते हैं, देखो ट्रेपीजोइडल नियम होता है, सिम्पसन 1/3 नियम होता है, सिम्पसन 3/8 नियम होता है, वेडले का नियम है बहुत बड़ा है, n बराबर 6 लेके किया जाता है, काफी बड़ा क्वेश्चन बनता है उससे, तो जरूरत नहीं है बेफालतू में लिखने से क्या फायदा होगा, कोई याद थोड़ी होंगे ऐसे। ये 3 सूत्र अपने अच्छी तरह याद कर लेना, देखो सिम्पसन का 3/8 नियम होता है, सिम्पसन का 1/3 नियम होता है, ट्रेपीजोइडल नियम होता है, देखो समलंबी नियम होता है, देखो एक टेबल बना लेना, देखो यहां पर एक इस तरीके से अपन टेबल बना सकते हैं, देखो इधर तो मैं लिख रहा हूं देखो सूत्र, उपअंतरालों की संख्या देखो कितने भाग करने चाहिए, देखो वो अपन देख रहे हैं, देखो उपअंतरालों की संख्या, देखो उपअंतरालों की संख्या, फलन की घात, एक तरीके से एक टेबल बना लेंगे, देखो यहां पर अगर ट्रेपीजोइडल नियम अगर अपन देखें, देखो ट्रेपीजोइडल नियम, ट्रेपीजोइडल नियम उसके अंदर देखो उपअंतरालों की संख्या, उपअंतरालों की संख्या का मतलब है n के मान से, देखो अब यहां पे देखो ये जो सूत्र जब अपन ने प्रूव की बात की थी तो n का मान कितना लिया था, 1 लिया था, देखो तो ट्रेपीजोइडल नियम लगाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए, 1 का मल्टीपल होना चाहिए, देखो यानी जो भागों की संख्या अपन करेंगे, देखेंगे अभी अपन जो उपअंतरालों की संख्या करेंगे वो क्या होना चाहिए, n का जो मान है वो 1 का मल्टीपल होना चाहिए, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, देखो तो यहाँ पर n का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 1 का गुणित होना चाहिए, देखो 1 का मल्टीपल होना चाहिए, देखो इसके अंदर जो फलन लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, 1 घात का फलन लिया जाता है, देखो यानी सरल रेखा के रूप में मानते हैं, देखो जो फलन मानते हैं वो अपन मानते हैं सरल रेखा के रूप में मानते हैं, देखो
सेकेंड अपन देख रहे हैं देखो सिम्पसन 1/3 नियम, सिम्पसन 1/3 नियम, सिम्पसन 1/3 नियम देखो, उसमें जो n का मान है वो होना चाहिए 2 का गुणित होना चाहिए देखो, यानी जो भागों की संख्या है वो क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। देखो इस सूत्र को प्रूव करने के लिए n का मान अपने 2 लिया था देखो, तो भागों की जो संख्या लेंगे वो 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। देखो इसके अंदर जो फलन माना जाता है वो द्वितीय घात का बहुपद माना जाता है। देखो फलन की जो घात लेते हैं वो द्वितीय घात लेते हैं, यानी परवलय के रूप में लेते हैं। देखो परवलय के रूप में लेते हैं। देखो ऐसे ही सिम्पसन 3/8 नियम है। देखो सिम्पसन 3/8 नियम, यहां पे देखो इस जब सूत्र की अपने प्रूव की बात की थी तो n बराबर 3 की बात की थी। देखो तो इस सूत्र के लिए n का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो यानी जो भागों की संख्या है वो 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। देखो इसमें जो फलन को माना जाता है वो माना जाता है 3 घात का बहुपद माना जाता है। देखो उसमें जो फलन को मानते हैं वो अपन 3 घात के बहुपद को मानते हैं। देखो 3 घात के बहुपद का मतलब ये हो गया जब सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र से इसको प्रूव किया जाता है तो चौथे अग्रांतर से आगे वाले जितने भी अग्रांतर हैं उनको 0 मान लेते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं। देखो ऐसे जो वेडले का नियम है, देखो वेडले नियम, उसके अंदर n का मान लिया जाता है 6 का गुणित, भागों की संख्या 6 ली जाती है। देखो यानी n बराबर 6 लेके उसको प्रूव करते हैं, तो सामान्य क्षेत्रकलन से जब प्रूव करते हैं तो भी वो बहुत बड़ा बनता है। देखो n बराबर 6 लेते हैं, n बराबर 6 लेने का मतलब इसके अंदर जो बहुपद मानेंगे वो 6 घात का बहुपद मानेंगे, और 6 घात के बहुपद का मतलब 7वें अग्रांतर से आगे वाले जितने भी अग्रांतर हैं उनको 0 मानते हैं, तो 6 अग्रांतर तक उसको सोल्व किया जाता है। देखो इसमें जो बहुपद माना जाता है वो 6 घात का बहुपद माना जाता है, 6 घात का बहुपद उसके अंदर मानते हैं। अब एक बात सुनेंगे देखो इधर, यानी अगर ट्रेपीजोइडल नियम लगाना है तो n का मान क्या होना चाहिए, 1 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो यानी भागों की संख्या 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। सिम्पसन 1/3 नियम लगाना है तो n का मान है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो यानी भाग करेंगे, अभी देखेंगे अपन, भागों की जो संख्या है वो 2 का मल्टीपल होनी चाहिए। देखो 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। देखो सिम्पसन 3/8 नियम लगाना है तो जो n का मान है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। देखो अगर वेडले का नियम लगाना है तो n का मान है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो भागों की संख्या 6 करेंगे या फिर 12 करेंगे या 18 करेंगे। देखो लेकिन n बराबर अगर अपन 6 ले लेते हैं तो ये सारे सूत्र लग जाते हैं। देखो n बराबर अगर अपन 6 ले लेंगे तो ये सारे सूत्र लग जाएंगे। देखो क्योंकि 6 1 का मल्टीपल भी हो गया, 2 का मल्टीपल भी हो गया, 3 का भी हो गया और 6 का भी हो गया। देखो तो ज्यादातर जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो n का मान 6 लेके करते हैं। देखो कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ भी आता है कि इतने भागों में बांट के करो, तो अगर वो नहीं लिखा हुआ है तो n का मान अपन जितना दिया हुआ है ये n का मान अपन 6 ले लेंगे। देखो n का मान 6 ले लेंगे तो ये सारे सूत्र लगा सकते हैं। देखो जितना n का मान ज्यादा लेंगे उतना ही जो आंसर आएगा उसमें एरर कम आएगी। भाई कोई भी समाकलन उसका एक तो मान है वैसे भी अपन निकाल सकते हैं, 0 से 1 तक अपने को समाकलन निकालना है, x का समाकलन निकालना है। देखो अब 0 से 1 तक x का समाकलन निकालेंगे, अपने को ये पता है कि 1/2 आएगा। देखो अब इसी क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं वेडले के नियम से कर रहे हैं, सिम्पसन 3/8 नियम से कर रहे हैं, सिम्पसन 1/3 नियम से कर रहे हैं। देखो तो n का मान जितना ज्यादा लेंगे, भागों की संख्या जितनी ज्यादा लेंगे उतना ही इसका उत्तर है वो 1/2 के बिल्कुल नजदीक आएगा। देखो यानी n का मान एक तो 2 ही लेके कर लिया आपने, n का मान अगर 2 लेके करोगे तो इस समाकलन का मान इसके बराबर नहीं आएगा, फिर एरर ज्यादा आएगा। देखो त्रुटि ज्यादा आएगी, उत्तर तो कोई न कोई आ जाएगा लेकिन त्रुटि ज्यादा आएगी। देखो अगर n का मान अपन 6 लेंगे तब बिल्कुल वास्तविक मान के नजदीक आएगा। देखो तो जितना n का मान ज्यादा लिया जाता है उतना ही आंसर है उसमें एरर कम मानी जाती है, उतनी उस आंसर में एरर कम आती है। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो इन सूत्रों से। जैसे एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो x का मान दे रखा है, देखो x का मान दे रखा है, fx का मान दे रखा है। देखो 1 2 3 ये दे रखा है अपने को, यहां अपने को दे रखा है देखो 2 4 ये दे रखा है। देखो ये दे रखा है, देखो इस तरीके से मान दे रखा है। देखो कोई भी मान है, मान लो किसी भी तरीके से, 2 मान लो 12 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मान लिया 12 मान लिया। देखो x का मान अपने को 1 2 3 4 5 दे रखा है, fx का मान ये दे रखा है। देखो तब अपने को इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया। देखो तब अपने को 1 से 5 तक fx dx का मान ज्ञात करना। देखो इस इंटीग्रेशन का मान अपने को पूछा गया। देखो अब यहाँ पे अपने को फलन है, देखे अपने को फलन के मान दिए हुए हैं भी, ऐसा फलन है जिसका 1 पे तो मान 2 है, 2 पे मान 4 है, 3 पे मान 8 है। देखो
4 पे मान 12 है, 5 पे मान 15 है, उस फलन का इंटीग्रेशन करके बताओ देखो। तो ऐसे इंटीग्रेशन को अपन कहेंगे संख्यात्मक समाकलन, यानी फलन नहीं दिया हुआ है, फलन के मान दिए हुए हैं, उन मानों की सहायता से अपन समाकलन कर रहे हैं। देखो अब पहली बात तो यहाँ पे देखो h का मान तो कितना हो गया, h का मतलब होता है अंतराल। तो यहाँ अगर अपन देखें तो x के मानों में कितना अंतर है, x के मानों में अंतर कितना है, देखो 1 का अंतर है, तो h का मान तो हो गया 1 हो गया। देखो यहाँ तो अपने को x के मान दिए हुए हैं, तो सीधा ही अपन h का मान देख लेंगे। अगर x के मान दिए हुए नहीं होते तब अपन h का मान निकालते। यहाँ अपने को x के मान दिए हुए, तो x के मानों में जो अंतर है उसको अपन h कह रहे हैं। देखो h बराबर तो हो गया 1 हो गया। देखो n का मान कितना हो गया, कितने भाग दिए हुए हैं, अगर यहाँ पे अपने को देखो 5 भाग दे रखे हैं, इसका ये 5 मान दे रखे हैं, इसका मतलब n का मान कितना हो गया 4, भागों की संख्या 4 होगी। देखो पहला भाग ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। देखो h का मान यहाँ पर 1 हो गया, n का मान कितना हो गया 4 हो गया। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, देखो h का मान 1 है, यहाँ पर n का मान 4 है, अगर यहाँ पे 5 मान दे रखे हैं, इसका मतलब भाग कितने हैं 4 है। देखो भाग 4 हो गया। देखो अब अपने को देखो n का मान 4 है, तो या तो इसके अंदर अपन कौन सा सूत्र काम में ले सकते हैं, देखो सिम्पसन 1/3 नियम काम में ले सकते हैं, या तो ट्रेपीजोइडल नियम काम में ले सकते हैं, या सिम्पसन 1/3 नियम काम में ले सकते हैं। ट्रेपीजोइडल नियम में देखो n का मान है वो क्या होना चाहिए, 1 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 है वो 1 का मल्टीपल है। देखो सिम्पसन 1/3 नियम है, उसमें n का मान है वो क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 2 का मल्टीपल भी है। देखो सिम्पसन 3/8 नियम है, उसके लिए n का मान क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं है। देखो तो या तो इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं देखो सिम्पसन के 1/3 नियम से कर सकते हैं, या अपन ट्रेपीजोइडल नियम से करते हैं। देखो सिम्पसन 1/3 नियम से अपन इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखो सिम्पसन 1/3 नियम से इस क्वेश्चन को अपन करके देखते हैं। देखो तो सबसे पहली बात तो देखो x का जो पहला मान है उसके लिए जो fx का मान है उसको कहेंगे y0। देखो ये तो y0 हो गया। देखो x का पहला मान है उसको तो x0 कहते हैं, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया। देखो इनके संगत जो y के मान है उनको कह रहे हैं ये y0 हो गया, ये y1 हो गया। देखो ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो y0 y1 y2 y3 y4 हो गया। देखो y का जो पहला मान है भाई, वैसे अगर अपन देखें तो fx को अपन y कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इसका जो मान है उसके संगत जो पहला मान है उसको y0 कहेंगे, दूसरे मान को y1, इसको y2, इसको y3, इसको y4 कहेंगे। देखो ये कहेंगे। देखो अब मान लो अपने को सिम्पसन का 3/8 नियम या सॉरी सिम्पसन का 1/3 नियम अपने को काम में लेना। देखो तो सबसे पहली बात तो वो सूत्र अपने को याद होना चाहिए। देखो सिम्पसन 1/3 नियम यहाँ अपन काम में ले रहे हैं। देखो सिम्पसन 1/3 नियम यहाँ अपन काम में ले रहे हैं। देखो क्या सूत्र होता है, देखो सिम्पसन 1/3 नियम सूत्र था देखो a से b y dx, सूत्र था a से b y dx बराबर था hy3। देखो y0 प्लस yn, सूत्र था y0 प्लस yn। एक बार सूत्र लिख लो देखो पूरा, y0 प्लस yn प्लस था 4 इंटू विषम कोटियों का योग, ये था। देखो प्लस 2 इंटू सम कोटियों का योग था। देखो ये सूत्र था। देखो a से b y dx का ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो सिम्पसन 1/3 नियम अपन लगा रहे हैं। देखो सिम्पसन 1/3 नियम अपन लगा रहे हैं। देखो अब यहां से देखो इसको अगर अपन कंपेयर करें, देखो a की जगह तो अपन रख देंगे 1 रख देंगे। देखो a की जगह तो 1 हो गया, b की जगह 5 हो गया। देखो y की जगह अपन ने fx की बात कर रहे हैं तो वही fx हो गया, एक ही बात है। ये सारे मान इसमें रख देंगे। देखो h की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो h की जगह आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो एक बार इस सूत्र को दोबारा अपन लिख रहे हैं। देखो जहां भी n बराबर n का मान है वहां पे n की जगह 4 कर दो। देखो n बराबर 4 लिखते हुए इस सूत्र को दोबारा लिख रहे हैं अपन। देखो n बराबर 4 लिखते हुए इस सूत्र को अपन दोबारा लिख रहे हैं। देखो तो जहां भी n बराबर 4 है वहां पे मैं 4 लिख रहा हूँ। देखो ये जहां भी n है वहां पे अपन 4 लिख रहे हैं। देखो 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो लास्ट में कहां तक लिखना है, y1 प्लस y3 ऐसे कहां तक लिखना है वो देखने के लिए लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 4 रख देंगे। देखो लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 4 रखेंगे तो कितना आएगा, y3 आएगा। इसका मतलब अपने को y3 तक लिखना है। देखो इस सूत्र को y3 तक लिखना है। देखो n बराबर 4 रखते हुए मैं इस सूत्र को दोबारा लिख रहा हूं। देखो जहां भी n है वहां पे अपन 4 लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे n की जगह 4 लिखेंगे, ये बनेगा। देखो प्लस 4 यहाँ पे n की जगह 4 लिखेंगे तो y3 आ रहा है, तो इसका मतलब y3 तक इसको लिखेंगे। देखो y3 तक इस सूत्र को लिखेंगे। देखो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो लास्ट में देखो n बराबर अगर 4 लिखेंगे तो n बराबर 4 लिखने पे कितना आ रहा है, y2 आ रहा है, तो केवल y2 तक इसको लिखेंगे। देखो
y2 तक इस सूत्र को लिखा जाएगा। देखो लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 4 रख के देख लेंगे। देखो लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 4 रख के देख लेंगे। देखो अब सारे मान रख दो। देखो इसके अंदर मान अपने निकाल रखे हैं ऊपर 1/3। देखो y0 की जगह रख देंगे, y0 की जगह तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो y4 का मान कितना हो गया 15 हो गया। देखो 4y1 प्लस y3 का मान कितना हो गया, देखो y1 का मान हो गया 4, y1 का मान 4 हो गया, y3 का मान कितना हो गया 12 हो गया। देखो प्लस 2 y2 का मान कितना है, देखो 8 है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। देखो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब इसका उत्तर आएगा। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो सुनना, इधर सुनना एक बार। सबसे पहली बात तो अपने को देखो इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना था। देखो ऐसा एक फलन है जिसका x बराबर 1 पर मान 2 है, 2 पे मान 4 है। देखो ऐसे मान दिए हुए हैं। इस फलन का अपने को 1 से 5 तक समाकलन करना था। देखो इस फलन का 1 से 5 तक अपने को समाकलन करना था। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो इस फलन का 1 से 5 तक अपने को समाकलन करना था। देखो पहला जो y का मान है उसको y0 कह देंगे, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4 हो गया। देखो अपने को h के और n के मान की जरूरत पड़ेगी। h क्या है, देखो x के मान में जो अंतर है उसको h कह रहे। देखो x के मान में जो अंतर है उसको अपन h कह रहे। देखो तो h बराबर 1 हो गया। देखो n का मतलब है भागों की संख्या। यहाँ अपने को कितने मान दे रखे हैं 5, इसका मतलब भाग हो जाएंगे 4। अपन देखें तो इनको देखो 1 भाग हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। देखो ये हो गया। अब सिम्पसन का 1/3 नियम अपने को लगाना था। देखो सिम्पसन का 1/3 नियम यहाँ पर लगा रहे हैं। देखो सिम्पसन के 1/3 नियम का सूत्र अपने लिख लिया। देखो सबसे पहले तो फिर जहां भी n था वहां पे 4 लिखते हुए मैंने इसको दोबारा लिख लिया। देखो जहां भी n था वहां पे मैंने 4 लिखते हुए इसको दोबारा लिखा। देखो अब ये सारे मान यहाँ रख देंगे। देखो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान है? समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे? 97/3, 97/3 आ रहा है। तो ये अपना उत्तर हो गया। देखो 1 से 5 fx dx है, इसका मान कितना आ रहा है, देखो 97/3 आ रहा है। इसको अपन कह रहे हैं संख्यात्मक समाकलन। देखो अपने को फलन नहीं पता था लेकिन फलन के मान पता थे। देखो उन मानों की सहायता से अपने समाकलन का मान निकाला। देखो तो ऐसा कोई छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पूछेंगे तो। बाकी अगर समाकलन पूछा जाता है तो वैसे ही समाकलन करके देख लेंगे। भाई समाकलन अगर पूछा जाता है तो वैसे ही अपन समाकलन करके देख लेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो लेकिन अगर ये मान दिए गए, इन मानों की सहायता से अगर अपने को समाकलन पूछा जाता है तब अपने को ये सूत्र काम में लेने पड़ेंगे। देखो और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो अभी कहने का मतलब ये, देखो मैं ये कह रहा हूँ, देखो सुनना इधर बात को। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो ये कह दिया कि 0 से 6 तक x² का समाकलन करके बताओ। देखो तो आप क्यों सिम्पसन का 1/3 नियम काम में लोगे? देखो वे सीधा इसका समाकलन कर दोगे। देखो 0 से 6 तक x² का समाकलन करना। देखो तो सीधा इसका समाकलन कर देंगे, x³/3 आएगा। समाकलन करेंगे 0 से 6 तक, लगभग उसके आसपास अपने को उत्तर मिल जाएगा। भाई जो ऑप्शन में होगा वो भी इसके आसपास ही उत्तर होगा। देखो तब अपने को इन सूत्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सूत्रों की जरूरत कब पड़ेगी, जब फलन ने देके अपने को फलन के मान दिए हुए होंगे। जैसे जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन में समाकलन करने के लिए अपने को सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। सिम्पसन के 3/8 नियम से अपन इस क्वेश्चन को किया। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार करके बता रहा हूँ। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं, देखो एक बार ऐसे ही समझने के लिए अपन कर रहे हैं। देखो इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। देखो 0 से 6 तक अपन x² dx का मान निकाल रहे हैं। देखो इसका मान अपन निकाल रहे हैं सिम्पसन 3/8 नियम से। देखो सिम्पसन 3/8 नियम से इसका मान अपन ज्ञात कर रहे हैं। से इसका मान पूछा गया। देखो एक बार ये समाकलन करके देख रहे हैं। देखो क्योंकि इसके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ती है। वो सामान्य क्वेश्चन नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। कहां से लाओगे आप कैलकुलेटर? तो इसलिए कोई क्वेश्चन थोड़ी कर पाओगे, क्वेश्चनों से संबंधित बात पूछेंगे यहाँ पे। भाई सिम्पसन का 1/3 नियम कब काम में ले सकते हो, सिम्पसन का 3/8 नियम कब काम में ले सकते हो। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है इन क्वेश्चनों को करने की। तो यहाँ 0 से अपन एक ऐसे सामान्य क्वेश्चन करके देख रहे हैं। देखो इसका मान निकालना आपको सिम्पसन के 3/8 नियम से मान निकालना। देखो सिम्पसन के 3/8 नियम से इसका मान अपने को पूछा गया। देखो सिम्पसन के 3/8 नियम से इस क्वेश्चन को अपन करके देख रहे हैं। देखो एक बार समझना इधर। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो जो भी समाकलन दिया हुआ है उसकी आपको तुलना करनी है। देखो a से b y dx से तुलना करनी है। देखो जो भी समाकलन दिया गया है सबसे पहले उसकी तुलना अपन करेंगे, a से b y dx से इसकी तुलना करेंगे। देखो तो यहाँ अगर अपन देखें, देखो एक क्वेश्चन समझना। देखो सूत्रों से क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो यहाँ अगर अपन देखें तो देखो a का मान तो हो गया 0। देखो b का मान कितना हो गया 6, y बराबर कितना हो गया x², y बराबर x² हो गया। देखो सबसे पहले जो भी समाकलन दिया गया उसकी तुलना अपन ने इससे कर ली। देखो
बात समझ रहे हो क्या? देखो ए से बी वाई डी एक्स से मैंने इसकी तुलना कर ली तो ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, वाई का मान आ गया। देखो अब वहां तो अपने को मान दिए हुए थे इसलिए एच का मान अपने देख लिया था, यहाँ एच का मान अपने को निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ एच का मान मैं निकाल रहा हूँ, एच बराबर होता है बी माइनस ए अपॉन एन होता है। देखो एच बराबर होता है बी माइनस ए अपॉन एन होता है। देखो एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं अपन ऐसे। देखो एच बराबर होता है बी माइनस ए अपॉन एन होता है। एन का मान अपनी इच्छा से अपन ले सकते हैं। देखो एन का मान अपनी इच्छा से अपन ले सकते हैं। अब एन का मान अगर अपन 6 ले लेंगे तो सारे सूत्र अपन लगा सकते हैं। अगर सिम्पसन 1/3/8 नियम लगा रहे हो तो एन का मान 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो यदि एन का मान अपन 6 ले लेंगे तो सारे सूत्र इसमें लग जाएंगे। देखो तो एन का मान 6 ले लेता हूं मैं। देखो तो कितना आएगा? देखो बी की जगह तो 6 आ जाएगा, ए की जगह 0 आ जाएगा, एन की जगह 6 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब ऐसी एक टेबल बनानी होती है। देखो फिर ये x हो गया, यहाँ पे y बराबर x स्क्वायर हो गया। देखो ऐसी एक टेबल बनाएंगे, जल्दी से करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। देखो सिम्पसन 3/8 नियम से इसका मान कैसे निकालते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो ऐसी एक टेबल बनाएंगे। देखो सबसे पहले जो लोअर लिमिट है उसको लिखेंगे। देखो यहाँ पर x का सबसे लोअर लिमिट ये रख देंगे। देखो अब जितना h का मान आता है उतने मान इसमें जोड़ते जाएंगे। देखो जितना h का मान आता है उतने मान इसमें जोड़ते जाएंगे। देखो h का मान 1 हो गया तो 1 1 जोड़ते जाओ। देखो 1 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, h जोड़ते जाएंगे। देखो अपन ये मान अपन जोड़ते जा रहे हैं। देखो फिर 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 6। जब तक अपर लिमिट नहीं आती है तब तक जोड़ते जाएंगे। देखो n का मान अगर अपन 6 ले रहे हैं तो यहाँ 7 मान आएंगे। देखो n का मान अगर 6 ले रहे हैं तो यहाँ पे 7 मान आएंगे। देखो 7 मान आएंगे तब 6 भाग बनेंगे। देखो अब इन सभी मानों के संगत अपन क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। देखो पहला जो मान है उसके संगत जो y का मान आएगा उसको कहेंगे y0। इस मान के संगत जो y का मान आएगा उसको y0 कहेंगे। देखो x बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 आएगा। देखो फिर x बराबर 1 में रख रहा हूँ। देखो यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तब जो मान आएगा उसको y1 कहेंगे। देखो x बराबर 2 रखेंगे तब जो मान आएगा उसको 4 कहेंगे। देखो x बराबर 3 रखने पे जो मान आएगा उसको 9 कहेंगे। देखो 4 रखने पे जो मान आएगा उसको 16 कहेंगे। देखो 5 रखने पे जो मान आएगा वो आएगा 25। देखो और 6 रखने पे जो मान आएगा वो कितना आएगा? 36 आएगा। देखो ये आएगा। देखो वैसे क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। सिम्पसन 3/8 नियम से क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो ये बात सही है क्या यहाँ तक? अब अपने सूत्र याद होना चाहिए। देखो सिम्पसन 3/8 नियम क्या होता है? अभी अपने बात की थी सिम्पसन 3/8 नियम का सूत्र ये होता है। देखो a से b y dx 3 h y 8 होता है। देखो फिर होता है y0 प्लस yn होता है, फिर 3 होता है ना, y1 प्लस y2, फिर होता है y4 प्लस y5, लास्ट में आता है yn-1 आता है। देखो प्लस यहाँ होता है 2y3 प्लस y6 प्लस होता है yn-3 होता है। देखो ये सूत्र होता है। देखो सिम्पसन 3/8 नियम यहाँ लगा रहा हूं। देखो यहां तक सही है कि बात? देखो देखेंगे सिम्पसन 3/8 नियम यहां लगाया अपन ने। देखो अब सारे मान रख दो इसमें। देखो सारे मान रख देंगे। देखो a का मान तो 0 था, b का मान 6 था, y का मान x स्क्वायर था। देखो y का मान था x स्क्वायर था। देखो h की जगह 1 हो जाएगा। देखो h की जगह हो गया 1, h की जगह 1 आ जाएगा। देखो ये सही है बात यहां तक? n की जगह 6 करते लिखते हुए इसको एक बार दोबारा लिख लो पूरे सूत्र को। देखो n की जगह 6 लिखते हुए इसको एक बार दोबारा लिख लेंगे। देखो जहां भी n बराबर 6 वो 6 लिख दो। देखो ये y1 आएगा, ये y2 आएगा, यहाँ पे y4 आएगा। देखो कहाँ तक लिखना है अपने को? yn-1 तक यानी y5 तक लिखना है। देखो y5 तक लिख दिया। देखो प्लस ये आ जाएगा 2y3 प्लस लास्ट में n बराबर अपन 6 रखेंगे तो कहाँ तक आएगा? ही y3 तक ही आएगा। देखो तो y3 लिख देंगे। देखो यहाँ y3 आएगा। देखो ये आएगा। अब सारे मान यहाँ रख दो। देखो इसके अंदर सारे मान इसके अंदर रखो। देखो सारे मान रखेंगे। ये तो 3/8 आ गया। y0 का मान है 0, y6 का मान है 36, y1 का मान अपन देख रहे हैं 1 हो गया, ये 4 हो गया। देखो y4 का मान कितना हो गया? 16, y5 का मान कितना है? 25, y3 का मान कितना है? 9 है। देखो पूरी कैलकुलेशन करना कितना आता है इसका मान है?
72। इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे, इसका मान आ रहा है 72 आ रहा है। देखो अब वास्तविक मान कितना आ रहा है देखो इसका, वैसे अगर अपन इंटीग्रेशन करें तो कितना आ रहा है इसका मान है, वैसे अगर अपन इंटीग्रेशन करके देखें तो कितना आ रहा है, अगर वास्तविक मान देखें तो कितना आ रहा है वास्तविक मान। 0 से 6 तक मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहा हूं। देखो 0 से 6 तक अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x³/3। देखो 0 से 6 कितना आ जाएगा, 216 बनेगा कि, तो आ जाएगा 72। तो वैसे भी बेहतर आ रहा है, ऐसे भी बेहतर आ रहा है। अब इतना परेशान होने की कहाँ जरूरत है। देखो जब अब इस इंटीग्रेशन का मान अगर अपने को पूछा गया तो देखो, और बाकी अगर बड़ा कोई इंटीग्रेशन पूछेंगे तो वो वहां अपन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो सामान्य इंटीग्रेशन पूछा गया तो वैसे ही इंटीग्रेशन करके बता देना, उतना ही उत्तर उससे आएगा। देखो लगभग उसके बराबर आता है, थोड़ा बहुत कोई एरर आ जाता है कई बार, बाकी लगभग उसके बराबर ही आता है। देखो तो कहने का मतलब ये हुआ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखो ऐसा क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक्स के मान आपको दिए हुए होंगे, एफ एक्स के मान दिए हुए होंगे, फिर उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो अपन वैसा भी समाकलन वाला ने पूछ के वैसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो जैसे 11 बज गए, एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो जल्दी से एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो E0 बराबर 1 दे रखा है। देखो E1 बराबर ये दे रखा है, देखो ये दे रखा है। देखो इसके बराबर अपने को दे रखा है, देखो 7.39 दे रखा है। E की पावर 3 बराबर अपने को ये दे रखा है, ये पूछा भी गया एक बार एग्जाम में। देखो 20.08 दे रखा है। देखो E की पावर 4 बराबर अपने को दे रखा है, ये दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो तब अपने को इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया। देखो 0 से 4 E की पावर x dx का मान अपने को पूछा गया। देखो अब यहां मान दिए तो इन मानों की सहायता से निकाल लेंगे अपन इस क्वेश्चन को। देखो यहां अपने को मान दिए हुए हैं, देखो मान अपने को दिए हुए हैं। देखो अपने को इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया। देखो ये तो मान दे रखे हैं अपने को, और इस इंटीग्रेशन का मान अपने को पूछा गया। देखो अब किस किस बिंदु पे मान दे रखे हैं, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो यहां अगर मैं x कहूं, देखो इसको अगर अपन e की पावर x कहें, देखो ये तो x हो गया, y का मान हो गया e की पावर x हो गया। देखो x बराबर 0 पे अपने को मान दे रखा है। देखो x बराबर 0 पे कितना मान दे रखा है, ये बात को समझना। देखो x बराबर 0 पे अपने को फलन का मान कितना दे रखा है भाई, x बराबर 0 पे जो मान आएगा उसको y0 ही तो कहेंगे, और y0 किसके बराबर हो गया, e की पावर 0। e की पावर 0 यहाँ 1 दे रखा है। देखो 1 दे रखा है। देखो e की पावर 0 यहाँ अपने को 1 दे रखा है। देखो मैं यहाँ थोड़ा सीधा कर रहा हूँ कि उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मान दे रखे हैं अपने को। देखो तो a का मान b का मान उनकी जरूरत नहीं है अपने को, ये मान अपने को दिए हुए हैं सीधे। देखो ये सीधे ही मान दे रखे हैं अपने को। फिर अपने को किस पे मान दे रखा है, देखो 1 पे मान दे रखा है। 1 पे जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2.72 दे रखा है। देखो फिर अपने को 2 पे मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है, देखो 2 पे जो मान दे रखा है वो इतना दे रखा है। देखो 7.39 दे रखा है। देखो 3 पे जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, देखो अपने को 20 पॉइंट ये दे रखा है। देखो 08 दे रखा है। देखो 4 पे मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, देखो 4 पे मान अपने को दे रखा है 54.60 दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो इस बात को समझ रहे हो क्या। देखो देखिए x बराबर 0 पे मान दिया हुआ है, उसको तो y0 कह दिया। 1 पे मान दिया हुआ है, 2 पे, 3 पे, 4 पे मान दिया हुआ। देखो ये दिया हुआ। देखो यहां अगर अपन देखें तो h का मान कितना हो गया, देखो x के मानों में अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, तो h बराबर हो गया 1 हो गया। देखो n का मान कितना हो गया इसके अंदर, n का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ कितने मान दे रखे हैं अपने को, 5 मान दे रखे हैं, तो इसलिए n का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो h बराबर 1 दे रखा है, n बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो दोबारा सुनेंगे। देखो अगर ये मान दिए हुए नहीं होते तब तो अपन क्या करते, h का मान, n का मान, इनका मान निकालते। यहाँ पहले से मान दे रखे हैं अपने को, 0 पे दे रखा है, 1 पे दे रखा है, तो h का मान वही लेना पड़ेगा जो यहाँ दे रखा है। x के मानों में जो अंतर है उसको ही तो h कहेंगे अपन। तो h का मान यहाँ 1 हो गया, x के मान अपने को कितने दे रखे हैं, 5, तो इसका मतलब भाग कितने हो जाएंगे, 4 भाग हो गए। देखो अब जो सूत्र है, देखो n का मान अगर 4 है तो अपन कौन सा सूत्र यहाँ लगा सकते हैं, n का मान 4 है तो या तो अपन ट्रेपीजोइडल नियम लगा सकते हैं या सिम्पसन 1/3 नियम लगा सकते हैं। दोनों से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो सिम्पसन का 1/3 नियम करेंगे तो उससे थोड़ी कम त्रुटि आएगी। देखो सिम्पसन 3/8 नियम से अगर करते हैं तो उससे और कम त्रुटि आती है। वेडले का नियम है वो सबसे उपयुक्त नियम माना जाता है, तो सिम्पसन 1/3 नियम से इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखो
सिम्पसन एक तिहाई नियम से इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखो एक तिहाई नियम से इस क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं। देखो सूत्र क्या होता है, सबसे पहले वो लिख लेंगे a से b y dx, ये होता है। देखो a से b y dx बराबर होता है hy3 y0 प्लस yn प्लस आएगा 4 विषम कोटियों का योग, विषम कोटियों का योग होता है। देखो प्लस होता है 2 इंटू सम कोटियों का योग होता है। देखो 2 इंटू सम कोटियों का योग होता है। अब इस सूत्र को एक बार दोबारा अपन लिख लेते हैं पूरे को। देखो n की जगह 4 करते हुए दोबारा लिख लो इसको। देखो इधर तो ये आ ही जाएगा 0 से 4 e की पावर x dx, h का मान यहाँ पे 1 हो गया। देखो h का मान 1 हो गया। देखो h का मान 1 हो गया। देखो इन सारे क्वेश्चनों में साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ तो छोटी कैलकुलेशन है, ये तो पूछा हुआ अभी सेकंड ग्रेड में एक बार, लेकिन e की पावर साइन x है, साइन x है, उनके समाकलन थोड़ी हो पाएंगे यहाँ पर कोई। y0 देखो इसमें n की जगह 4 करते हुए इसको एक बार दोबारा लिख लेंगे। देखो n की जगह 4 करते हुए इसको दोबारा लिख रहे हैं, कहाँ तक आ जाएगा y1 प्लस y3 तक आएगा। देखो यहाँ n की जगह 4 करेंगे y2 तक आएगा। देखो y2 तक आ जाएगा। देखो अब ये सारे मान इसके अंदर रख देंगे। देखो y0 का मान रख दो, y0 का मान 1 है। देखो y4 का मान है 54.60, ये देखो यहाँ आ जाएगा 4 y1 प्लस y3, y1 का मान कितना हो गया देखो 2.72, y3 का मान कितना हो गया 20.08, ये हो गया। देखो प्लस 2 y2 का मान देखेंगे, y2 का मान कितना है 7.39 है। देखो ये देखो अब इस पूरे की कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा। देखो इसका पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तब इसका उत्तर आएगा। देखो कितना आ रहा है इसका उत्तर है, पूरे की इसकी कैलकुलेशन करने में कितना आ रहा है 161। पूरी कैलकुलेशन करोगे तो है 153, 53.6 के आसपास आना चाहिए। 100 तो नहीं आएगा, क्योंकि वैसे सीधा मान निकाल के देखेंगे तो e की पावर 4 - 1 वैसे इसके बराबर आता है। भी सीधा मान निकाल के देख लो आप, कितना आ रहा है इसका मान 53.86। अब वास्तविक मान देखें तो इसका वास्तविक मान कितना आ रहा है, देखो सुनना इधर सुनना। देखो वास्तविक मान देखेंगे तो देखो 0 से 4 तक अपन इसका समाकलन कर सकते हैं। देखो समाकलन आएगा e की पावर x, लिमिट आएगी 0 से 4, 0 से 4। देखो अब यहाँ पे अपन ये रखेंगे तो e की पावर 4 माइनस e की पावर 0 आएगा। देखो लिमिट रख दी। देखो e की पावर 4 का मान अपने को कितना दे रखा है, e की पावर 4 का मान वहां दे रखा है देखो 54.60, e की पावर 0 का मान 1 है ही। देखो तो 53.60 आ रहा है। देखो सीधा अगर कैलकुलेशन करें तो इसका मान आ रहा है 53.60 आ रहा है। अब इसके आसपास जो उत्तर है वो उत्तर होगा, और ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कम संभावना है। क्यों नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं सिम्पसन 3y8 नियम, ये इससे ट्रेपीजोइडल नियम से अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो इसका अलग उत्तर आता, फिर थोड़ा बहुत अलग आता है इसका उत्तर। अगर ट्रेपीजोइडल नियम से करते तो इसका अलग उत्तर आता फिर। तो ऐसे क्वेश्चन कम संभावना होती है पूछने की, वो बातें पूछी जा सकती है। सिम्पसन का 3y8 नियम कब काम में लेते हैं, वो कब काम में लेते हैं, वो पूछा जा सकता है।